साइंटिफिक हेरिटेज, हमारी वैज्ञानिक परंपरा क्या है? एंशियंट इंडियन टेक्स्ट पर्टिकुलरली द वेदास। बेटा जो भारत के प्राचीन ग्रंथ है ना, खास तौर पे किसमें, खास तौर पे जो वेद होते थे, हैव रेफरेंसेस ऑफ द वर्ड क्रीमी विच मीन्स डिफरेंट टाइनी एंटिटीज इंक्लूडिंग दृश्य विजिबल एंड अदृश्य इनविजिबल। क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि इसके अंदर ना एक वर्ड का आप ये बोल सकते हो कि एक रेफरेंस मिला है। किस वर्ड का? क्रीमी वर्ड का। एक क्रीमी वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो आप लोगों को क्या है, जो आपको दृश्य है यानी कि विजिबल भी जिनको आप देख सकते हो, और अदृश्य भी है उनमें से जो आप जिनको नहीं देख सकते हो। वेरियस वैदिक टेक्स्ट मेंशन देयर बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स, और कई सारे वैदिक ग्रंथों में इनका बड़ा लाभ और इनके द्वारा की जाने वाली हानियों के बारे में भी मेंशन है, उल्लेख है। अथर्ववेद ऑल्सो रिफर्स टू क्रीमी, जो अथर्ववेद है ना उसमें भी क्रीमी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, या रेफर किया हुआ है उसके अंदर भी। आगे बढ़ते हैं। इफ यू लुक अराउंड केयरफुली, अगर आप अपने आसपास ध्यान से देखोगे, यू माइट सी डिकेइंग प्लांट्स एंड फॉलन लीव्स स्टोर इन अ कंटेनर और लाइंग इन द गार्डन। क्या कह रहा है बेटा? आप देखोगे कि जो सड़े हुए पत्तियां वगैरह होती है ना, या जो गिरी हुई पत्तियां होती हैं, वो किसी न किसी कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखी होती हैं, या फिर गार्डन में ऐसे ही पड़ी रहती हैं। डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम फ्रॉम द सराउंडिंग्स, वो क्या हो जाती है, वो धीरे धीरे कुछ समय के बाद आपको दिखनी बंद हो जाती हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो कि गायब हो जाती है। दिस इज बिकॉज microorganisms break down the complex substances of fallen leaves into simpler substances that are rich in nutrients, a process called decomposition। तो एक और बहुत अच्छा टर्म आपको यहाँ पे समझने को मिलेगा बेटा, डिकम्पोजिशन। क्या होता है कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बेटा जो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे पत्तियां वगैरह जो ये सब होती है ना, इनको ये क्या करता है, इनको ब्रेक डाउन करता है सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। और वो क्या होते हैं, वो पोषक तत्वों में रिच होते हैं, भरपूर मात्रा में उनके अंदर पोषक तत्व होते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुआ, कौन सा प्रोसेस? ब्रेक डाउन करना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का इनटू सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है, जो क्या होते हैं, जो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, इसी प्रोसेस को बोला जाता है बेटा डिकम्पोजिशन, ठीक है। और अगर मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए बताऊं तो ये बोला जाता है इसको विघटन। मैं इधर लिख देती हूँ, दैट इज विघटन। आगे बढ़ते हैं। These nutrients go back to the soil and help plants grow better। ये पोषक तत्व वापस से मिट्टी के अंदर जाते हैं और उसको अच्छे से ग्रो करने में मदद करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डिकम्पोज बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स। बेटे यही सूक्ष्म जीव जो है, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं ना, या फिर जो जनरली देखा होगा आप लोगों ने कि क्या करते हैं हम लोग, कोई जानवर मर जाता है तो उसको हम गड्ढों में दबा देते हैं ना, जमीन में दबा देते हैं, तो उसका भी जो डिकम्पोजिशन है वो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से होता है। So microbes help recycle the waste and return important nutrients to nature। तो ये माइक्रोब्स क्या है? आप देखो यहाँ पर इनका एक बेनिफिशियली आप इनका बेनिफिट देख रहे हो, क्या है कि यहाँ पे क्या करते हैं, ये वेस्ट को रिसाइकिल करने का काम करते हैं और वापस से मिट्टी को या नेचर को उसके न्यूट्रिएंट्स वापस प्रोवाइड करते हैं। कौन? माइक्रोब्स। मैन्योर फॉर्मेशन अकर्स एट ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड अप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल। बट ऐसा नहीं है कि खाद हर जगह बन सकती है, नहीं, इसके लिए आपको एक प्रॉपर टेम्परेचर और नमी की जरूरत होती है, ठीक है। ऑप्टिमल आप लोग बोल सकते हो कि एक ऐसा टेम्परेचर जो मतलब जनरली इसको हिंदी में इष्टतम टेम्परेचर बोलते हैं, जिस पर कोई पर्टिकुलर प्रक्रिया होना स्टार्ट होती है ना। इष्टतम तापमान। बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि ये इष्टतम तापमान क्या है, तो मैं बता दूं, आप इसको सिंपल भाषा में सटीक तापमान में बोल सकते हो। कैसा सटीक? सटीक जो आपको किसी प्रक्रिया को कराने में क्या है, हेल्पफुल है बेटा, ठीक है। तो आप इसको सिंपल भाषा में सटीक तापमान है, सटीक टेम्परेचर भी बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। Isn't it interesting? क्या ये रोचक नहीं है? By now, you must have understood that bacteria and some fungi are types of microorganisms that play an important role in our life। अब से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कुछ बैक्टीरिया और फंगी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो आपकी लाइफ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंड गेस व्हाट? दिस हेल्पफुल बैक्टीरिया कैन ऑल्सो डिकम्पोज एनिमल वेस्ट लाइक डंग। और क्या आप जानते हो कि ये जो आपके बैक्टीरिया है ना बेटा, यही क्या करते हैं, ये
डंग क्या होता है बेटा? डंग होता है आपका काउ वेस्ट, जिसे आप गोबर भी बोलते हो ना। तो यही बैक्टीरिया आपके एनिमल वेस्ट जैसी चीजों को भी डिकम्पोज करने का काम करते हैं। From activity 2.7, we can also infer that microorganisms not only help in plant growth but also clean our environment by breaking down waste. तो एक्टिविटी 2.7 से हम लोगों ने क्या समझा बेटा? हमने समझा कि ये जो सूक्ष्म जीव है ना, ये सिर्फ पेड़ पौधों की वृद्धि में हेल्प नहीं करते, ये हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को भी साफ रखने का काम करते हैं। ठीक है, कैसे? वेस्ट को ब्रेक डाउन करके। आगे बढ़ते हैं। Now think what would have happened if microorganisms did not exist on earth. अब सोचो क्या होगा अगर पृथ्वी के ऊपर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ही नहीं। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अ स्टेप फर्दर, एक स्टेप आगे की ओर। माइक्रोब्स सच एज सोर्सेज ऑफ बायोगैस। क्या कर रहे हैं बेटा? बायोगैस के लिए कैसे माइक्रोब्स जो है एक सोर्स है, एक स्रोत है, उसके बारे में जानते हैं। Many microorganisms like bacteria and fungi live in an oxygen-free environment. कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी, ये कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं? ये ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं। Some of these bacteria have the ability to decompose plant and animal waste present in the environment or household waste water. बेटा घर में से जो भी वेस्ट वाटर निकलता है या जो एनवायरनमेंट के अंदर जो भी एनिमल या प्लांट का वेस्ट प्रेजेंट होता है, उनको डिकम्पोज करने की एबिलिटी होती है कुछ बैक्टीरियाज के पास। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान दे रिलीज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कॉल्ड बायोगैस, प्राइमरली composed of carbon dioxide and high proportion of another gas, methane. बेटा इस प्रोसेस के दौरान ये क्या करते हैं? ये गैसेस का मिक्सचर रिलीज करते हैं, जिसे आप क्या बोलते हो? बायोगैस। और इनके अंदर किन किन चीज़ों के कंपोजिशन होते हैं? इनके अंदर प्रेजेंट होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और हाई प्रोपोर्शन में क्या बोल सकते हो आप? उच्च अनुपात में क्या होता है बेटा इसमें? किससे मिलकर बनती है ये? मीथेन गैसेस से। ठीक है, दिस गैस हैज बीन यूज्ड एज अ फ्यूल सोर्स फॉर कुकिंग, हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इन इवन रन व्हीकल्स। और बेटा ये जो बायोगैस है ना, ये खाना बनाने में, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो हीटिंग में या बिजली बनाने में, और इवन दो कई सारे व्हीकल्स को चलाने के लिए भी इसका यूज होता है एज अ फ्यूल। तो होप सो समझ में आया होगा कि बायोगैस क्या है, और बायोगैस को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट जो भूमिका रोल करते हैं, प्ले करते हैं, वो कौन करते हैं बेटा? आपके माइक्रोब्स। आगे आ जाते हैं, बी आर साइंटिस्ट। फिर से आप लोगों के लिए एक साइंटिस्ट का यहाँ पर परिचय है। जानते हैं कौन है ये साइंटिस्ट या कौन थे ये साइंटिस्ट? तो देखते हैं बेटा आगे। आनंद मोहन चक्रवर्ती 1938 to 2020 was a scientist who studied bacteria. आनंद मोहन चक्रवर्ती बेटा एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसका स्टडी की थी, किसका अध्ययन किया था? उन्होंने अध्ययन किया था जीवाणुओं का। ठीक है, बैक्टीरिया का। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल बना देती हूँ मैं इसको। ये होता है बेटा जीवाणु। ठीक है, in 1971 he developed a special bacterium that could break down oil spills, helping to clean the environment. बेटा 1971 में इन्होंने एक अलग तरीके के जीवाणु को विकसित किया था, या आप बोल सकते हो कि बनाया था, डेवलप किया था, जो किसके लिए इम्पोर्टेंट था? जो तेल होता है ना, इसको डिकम्पोज कर सकता था। और अगर तेल को डिकम्पोज कर देता है तो फिर ये किस में हेल्प करता है? हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करता था। His discovery received a patent in 1980. इनकी खोज ने बेटा, इनकी खोज को 1980 में क्या हुआ? पेटेंट प्राप्त हुआ। अब ये पेटेंट होता क्या है तो समझते हैं। पेटेंट इज अ कॉपीराइट गिवन टू अ पर्सन सो दैट नो वन एल्स कैन कॉपी, यूज और सेल हिज और हर इन्वेंशन विदाउट परमिशन। बेटा देखो जनरली क्या होता है कि आप लोगों ने मेहनत करके कोई चीज़ खोजी, ठीक है, आपने बहुत सालों की मेहनत की, बहुत सालों का हार्ड वर्क किया। जनरली कोई दूसरा व्यक्ति आता है और जो भी आपने खोजा उसमें अपना नाम वगैरह लिख के कि मैंने ये खोजा है, और ऐसे करके उसका पूरा यूजेस वगैरह बता के फेमस हो जाता है। तो ये तो कॉपी हो गई ना एक तरीके से, मेहनत आपकी और फल किसी और को मिल रहा है। तो पेटेंट जनरली क्या होता है? पेटेंट एक तरीके का कॉपीराइट उस पर्सन को दिया जाता है जिसने भी जो चीज़ खोजी है, ताकि कोई दूसरा पर्सन उसकी उस इन्वेंशन को ना ही बेच सके और ना ही कोई उसको कॉपी कर सके बिना उनके पर्टिकुलर परमिशन के। तो समझ आया बेटा पेटेंट क्या होता है?
His work showed how microorganisms could be used to solve environmental problems like pollution. और इनकी जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे इन्होंने जो कार्य किया था, इन्होंने बताया कि किस तरीके से पर्यावरण की समस्याओं के लिए, इनके समाधान के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे आपके बेटा क्या हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं. He is remembered for his contribution to science and for protecting the environment using microbes. और ये किसके लिए विख्यात है या ये किसके लिए जाने जाते हैं, इनका योगदान किस चीज़ में है कि सूक्ष्म जीवों के उपयोग से कैसे पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है, उसके लिए इनको बेटा याद किया जाता है. ठीक है, इनका योगदान रहा इस चीज़ में. What are the other problems which you think can be solved with the help of microorganism? तो और क्या ऐसी समस्याएं हो सकती है जिनका समाधान हम लोग किससे निकाल सकते हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम समाधान निकाल सकते हैं. तो ये आप लोगों को सोचना है. हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प इन आवर किचन? तो पर्यावरण के बारे में तो हमने थोड़ा सा समझ लिया, क्या ये हमारे रसोई घर के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है? आइए देखते हैं. 2.4.2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड. अब हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव और भोजन कैसे आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी इन द किचन. फिर से आप लोगों के लिए एक और एक्टिविटी है किचन के रिगार्डिंग. ठीक है, आपको फिर से एक एक्टिविटी करनी है. देखते हैं क्या है ये एक्टिविटी. लेट अस परफॉर्म. चलिए एक्टिविटी करके देखते हैं. टेक 2 बाउल ए एंड बी. बेटा 2 बाउल लेने आपको ए और बी. इन ईच टेक 200 ग्राम ऑफ फ्लावर, आटा और मैदा एंड ऐड अ पिंच ऑफ शुगर. बेटा आपको क्या करना है, जनरली आपको बाउल लेने, ठीक है, और उसके अंदर आपको आटा या मैदा डाल देना है. कितना बेटा, 200 ग्राम. ठीक है, और साथ ही साथ उसमें पिंच होता है बेटा, एक चुटकी जिसको आप बोलते हो, एक चुटकी. ठीक है, तो एक चुटकी आपको उसके अंदर क्या डाल देनी है, इसमें आपको डाल देनी है शुगर. ठीक है, नाउ इन बाउल ए add a small amount of yeast powder and mix it well with the flour. बाउल ए के अंदर आप लोगों को क्या डाल देना है, बाउल ए के अंदर आप लोगों को बेटा यीस्ट डाल देना है. ठीक है, यीस्ट पाउडर आता है आपको जनरली, आपको शॉप्स पर मिल जाएगा. आपको उस आटे के साथ उसको अच्छे से मिला लेना है. जबकि बाउल बी में आपको कोई इस तरीके का यीस्ट वगैरह नहीं डालना है. ठीक है, क्योंकि हम लोगों को कंपेयर करना है. जनरली दोनों रिजल्ट, जो दोनों बाउल के रिजल्ट आएंगे हमको उनको कंपेयर करना है. अब क्या करना है, अब आपको नीड कर देना है फ्लावर को. नीड मतलब गुथ लेना है या मत लेना आटे को गुनगुने पानी के साथ. ठीक है, और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना, एक नरम आटा बना लेना आपको उसको गूंथ कर. ठीक है, अब जरा ध्यान से आ जाओ, जरा इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखो. ये था आपका डो इन बाउल ए. ए वाले बाउल के अंदर क्या था बेटा, इसके अंदर था आपका ईस्ट प्लस फ्लावर, वाटर, ये सारी चीजें थी इसके अंदर, और एक और था आपका शुगर. ठीक है, और बाउल बी के अंदर क्या था बेटा आपका, बाउल बी के अंदर आपका था फ्लावर एंड वाटर. ठीक है, अब क्या चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं, पहले मुझे ये चीज हम लोग पहले ये समझते हैं. देखो बाउल ए के अंदर जो डो है ना आपको, वो कुछ इस तरीके से फूला फूला सा है ना, पूरा ऊपर तक उसने आपके बाउल को फिल किया हुआ है. जबकि जो डो बी में, बाउल बी में जो डो है आपका बेटा, वो क्या है, वो नीचे की तरफ ही इकट्ठा है, बहुत ज़्यादा ऐसे फूला नहीं है. कवर द डो विद अ डैम्प क्लॉथ एंड कीप इट इन अ वार्म प्लेस. जब बेटा आप लोगों ने जो 2 बाउल किए थे ना, जो आप लोगों ने 2 बाउल इस तरीके से लिए थे ना, बाउल ए और बाउल बी, अब जो भी तुम लोगों ने इसमें मिलाया है ना, ठीक है, इन दोनों को क्या कर देना आपको, इसको किसी हल्की से गीले कपड़ा होता है ना, उससे आपको इसको ढक के और एक गर्म जगह पर आपको इन्हें रख देना है. ऑब्जर्व द बाउल आफ्टर 4 to 5 आवर. अब 4 से 5 घंटे बाद आपको बाउल को देखना है. डिड यू फाइंड एनी चेंज इन द वॉल्यूम, स्मेल और टेक्सचर ऑफ द डो? क्या आपको उनके वॉल्यूम में ऐसा लग रहा है कि कोई ज़्यादा या कम हो गया है, या उसमें से कुछ अलग स्मेल आ रही है, या आपको डो का टेक्सचर में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? इफ़ नॉट लीव द डो फॉर सम मोर टाइम. अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ भी डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है, अभी कुछ अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसको अभी थोड़ी देर और वहीं पर छोड़ दीजिए. After some time, you may notice that the dough in a bowl A where yeast was added has risen slightly, become fluffy and has a different smell compared to the dough needed without yeast. अब आप क्या नोटिस करोगे बेटा, जो बाउल ए था ना, जिसके अंदर आपने यीस्ट एडिट किया था, उसमें जो आटा है वो क्या हो गया है, वो थोड़ा सा उठ गया है ऊपर की तरफ, फ्लफी हो गया है, और दूसरे वाले बाउल के कंपैरिजन में उसकी जो स्मेल है वो स्लाइटली कैसी बेटा, डिफरेंट है. Why does this happen?
ऐसा क्यों हुआ? व्हाट इज द रोल ऑफ ईस्ट? क्या है ये ईस्ट का रोल? इसने क्या किया उसमें, आपके जो फ्लावर है उसको, इसमें ईस्ट ने, ईस्ट की वजह से उसमें क्या चेंजेस आए? वाई डिड वी ऐड शुगर एंड वार्म वाटर टू द फ्लावर? और हमने फ्लावर को गूंथने के लिए गर्म पानी और चीनी क्यों ऐड किया था? तो यहाँ तक सभी को समझ आया एक्टिविटी क्या थी बेटा? और आपको चेंजेस भी समझ आ रहे हैं कि पहले वाले जो आपका जो पहला वाला बाउल था, पहला वाला जो कटोरा था, उसका जो आटा था वो बहुत ज़्यादा राइज अप हो गया था, फूल गया था, है ना, फ्लफी हो गया था। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना आपका कि एक्चुअली में व्हाट इज ईस्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ पर जनरली मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज ईस्ट? तो बढ़ते हैं आगे। ईस्ट इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है बेटा ईस्ट? ईस्ट एक तरीके का सूक्ष्म जीव है। इट्स बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंगी। और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ये फंगी के ही ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। ईस्ट ग्रोज वेल इन अ वार्म कंडीशन। अगर बेटा आप ईस्ट को ठंडी जगह पर ग्रो कराएंगे ना, तो ठंडी जगह पर वो ग्रो नहीं करेगा। उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? उसको ग्रो करने के लिए वार्म कंडीशन चाहिए, ठीक है। You may recall from chapter Life Process in Animals in grade 7 that like other organisms, yeast also respire and break down food to release energy for their growth and carry out लाइफ प्रोसेसेस। बेटा आपने चैप्टर 7 में, अगर आपको याद है तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जैसे आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे वो लोग सांस लेते हैं ना और आगे ग्रो करते हैं, इसी तरीके से यीस्ट भी क्या करता है? यीस्ट भी रेस्पायर करता है, श्वसन करता है और ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। खाने को तोड़ता है, एनर्जी रिलीज करता है ताकि वो बढ़ सके और अपने लाइफ के प्रोसेसेस को आगे कैरी आउट कर सके, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या करती है बेटा? जो बबल्स फॉर्म करती है, जिसकी वजह से आपका जो आटा है वो क्या बन जाता है? वो बहुत सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है। ईस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और इस प्रक्रिया के दौरान यीस्ट क्या करता है बेटा? इस यीस्ट कुछ अमाउंट में एल्कोहल भी बनाता है, विच गिव द डो अ स्लाइटली डिफर स्मेल। अब आपसे पूछेगा ना कि मैम चलो ठीक है, हमने क्या किया, हमने वार्म कंडीशन में रखा तो वो राइज अप हो गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसके अंदर क्या आ गए? बबल्स आ गए या होल्स आ गए, लेकिन उसकी स्मेल किसकी वजह से चेंज हुई? तो आप क्या बताएंगे बेटा कि जब यीस्ट क्या करता है, इस प्रोसेस के दौरान कुछ अमाउंट में अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपका जो डो है उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। There is a special property of yeast is used in the process of making breads, cakes and more। और यही प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है, यानी यीस्ट का इस्तेमाल इसीलिए ही किया जाता है, जो भी आपकी ब्रेड्स, केक्स वगैरह बनती है ना, उन सब में आपका यीस्ट का यूज़ किया जाता है। इन एडिशन टू यीस्ट, इस यीस्ट के साथ साथ कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस, हेल्प इन फर्मेंटेशन ऑफ बैटर फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा एंड डो फॉर मेकिंग भटूरास, ठीक है बेटा। तो आप बोल सकते हो कि एक तो यीस्ट है हमारा, ठीक है, जो एक आप बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ फंगी से बिलोंग करता है। वहीं कहीं कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं आपके, जैसे कि आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। ये क्या हेल्प करता है बेटा? ये हेल्प करता है आपके कुछ ऐसे बैटर्स बनाने के लिए जिनसे आप इडली, डोसा और कुछ ऐसे डोस जो आप भटूरे वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। होप सो सभी को पता चला होगा कि कौन कौन से बैक्टीरिया या कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हम लोग करते हैं जनरली किचन के अंदर, और जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.9, फिर से अब आप लोगों के लिए एक और एक्टिविटी है, लेट अस प्रिपेयर। तो चलिए तैयारी करते हैं फिर से एक और एक्टिविटी की। टेक 2 स्मॉल ग्लास बाउल्स, लेबल ए एंड बी। 2 छोटे ग्लास बाउल लेने आपको बेटा, जिनके अंदर आपको एक को ए मेंशन करना है, एक को आपको बी मेंशन करना है, ठीक है। ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। पोर ल्यूकवार्म मिल्क इन बाउल ए एंड कोल्ड मिल्क इन बाउल बी। बेटा देखो, इसके अंदर आपको कौन सा मिल्क डालना है? इसके अंदर आपको डालना है थोड़ा सा गुनगुना, आप बोल सकते हो। ल्यूकवार्म होता है बेटा गुनगुना, इसके अंदर तो आपको गुनगुना मिल्क ऐड करना है, ठीक है। और इसके अंदर आपको कोल्ड मिल्क ऐड करना है। Now add a spoonful of curd to each bowl mix with using a spoon। अब इसमें क्या करना है बेटा आपको? अब इनों के अंदर ऐड करनी है आपको कर्ड। कर्ड सभी को पता होगा, दही होती है ना बेटा, एक एक चम्मच आपको दही इसमें ऐड कर देनी है, इसमें भी और कोल्ड मिल्क वाले के अंदर भी।
आगे बढ़ते हैं। कवर बोथ बाउल्स, कीप बाउल ए इन वार्म प्लेस एंड बाउल बी इन कूल प्लेस लाइक अ रेफ्रिजरेटर फॉर अ फ्यू आवर्स और ओवरनाइट। बेटा दोनों बाउल्स को आपको ढक देना है और ढकने के बाद आपको क्या करना है, ढकने के बाद आपको बाउल ए को तो आपको गर्म जगह पर रखना है और बाउल बी को आपको ठंडी जगह पर रखना है। आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हो, ठीक है, और पूरी रात के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द ग्लास बाउल्स, फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या क्या चेंजेस मिले, फिर आपको प्रेडिक्ट करना है और ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर उसको आपको लिखना है, ठीक है, जो भी आप यहाँ पर देखेंगे, जो भी चेंजेस आप देखेंगे। तो ये रही आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल बेटा। ये है आप लोगों के लिए एक और होमवर्क। इसके अंदर आपको किसी केमिकल्स वगैरह की नीड नहीं है, बहुत सिंपल सा एक एक्टिविटी है या एक तरीके का टेस्ट है जो आप लोग घर पे ही कर सकते हो। क्या करना है आपको, ये देखो, पहले तो आपको ये बताना है कि क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं बाउल ए के अंदर और बाउल बी के अंदर, ठीक है, और फिर आपको बताना है कि मिल्क के कलर के अंदर क्या चेंजेस मिल रहा है बाउल ए के अंदर, बाउल बी के अंदर, और आपको बताना है इसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे बेटा। You will observe that in bowl A, the milk has turned into curd after few hours and become little sour. बेटा आप क्या देखोगे, जो आपका बाउल ए था ना, उसका जो दूध है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो दही में चेंज हो जाएगा और वो थोड़ा सा कैसा लगने लगेगा, सार। सार होता है बेटा आपका खट्टा, ठीक है, कैसा लगने लगेगा आपको, खट्टा लगने लगेगा। जबकि इन बाउल बी के अंदर द मिल्क हैज़ नॉट कर्डर बट इट माइट बी अ लिटिल सार। जो दूध है उसकी दही नहीं जमेगी लेकिन वो भी थोड़ा बहुत खट्टा हो जाएगा। डू यू नो व्हाई दिस हैपन, क्या आप जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ? द कर्ड कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बेटा दही के अंदर कई तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं एंड वन ऑफ दैम इज लैक्टोबैसिलस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया उनमें से कौन सा बेटा, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। This bacterium feed on the sugar in the milk, lactose multiplies and ferments the milk to form curd. ये क्या करता है बेटा, जो दही के अंदर शुगर प्रेजेंट होती है ना, चीनी वाली नहीं जो आप लोग खाते हो, जनरली जब आप दूध पीते हो तो आपको थोड़ा सा मीठा टेस्ट देता है, किसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया उसी लैक्टोज को फीड ऑन करता है, खाता है और मल्टीप्लाई होता है और फिर उस दूध को किस में चेंज कर देता है बेटा, कर्ड में चेंज कर देता है। Instead of producing alcohol like yeast, these bacteria produce lactic acid which makes curd sour. बेटा आपने देखा था कि ईस्ट जो है वो क्या प्रोड्यूस करता था, वो अल्कोहल प्रोड्यूस करता था, लेकिन ये जो आपका लैक्टोबैसिलस है ये अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं करता, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो दही को खट्टा करता है, ठीक है। एंड दीज बैक्टीरिया ग्रो वेल इन वार्म कंडीशन, और ये बैक्टीरिया गर्म कंडीशन में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। That is why curd is formed in bowl A but not bowl B. इसीलिए बेटा जो दही आपने गर्म जगह पर रखी थी वो, सॉरी, जो दूध आपने गर्म जगह पे रखा था वो दही बन जाएगा, लेकिन जो दूध आपने फ्रिज में रख दिया था वहाँ पर अच्छे से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से सिर्फ हल्का सा टेस्ट चेंज होगा, बाकी आपकी जो दही है वो नहीं जमेगी। आगे बढ़ते हैं। We can categorize the microorganisms into different categories such as protozoa, fungi, bacteria, some algae and more. बेटा हम लोग क्या है, इन सूक्ष्म जीव को और फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं आपके प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी, ठीक है। सम बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम form the swollen regions called nodules and live in them as shown in figure 2.12. कुछ बैक्टीरिया होते हैं बेटा जो कहाँ रहते हैं, वो आपके नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे आपको फिगर 2.1 में दिखाया हुआ है, ये देखो, ये आपकी रूट्स की नोड्यूल्स है, ये आपकी जो जड़ें दिख रही है ना बेटा, यहाँ पर देखो ये जो स्वेलन पार्ट है ना, यहाँ पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा राइजोबियम, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी बताते हैं उसके बारे में क्या है। रूट्स ऑफ सर्टेन लेग्यूम्स, बेटा कुछ ऐसी जड़ें होती हैं, लेग्यूम्स कौन होते हैं बेटा, लेग्यूम्स होते हैं आपके फलीदार पौधे, ठीक है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आपके फली बनाते हैं ना, उन्हें बोलते हैं आपके लेग्यूम्स।
तो कुछ जो फलीदार पौधे होते हैं जैसे आपका बीन्स हो गया, मटर हो गई, दालें हो गई, हैव रूट नोड्यूल्स दैट कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया। इनकी जो जड़ें होती है ना बेटा, वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और दिस बैक्टीरिया ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड मेक इट यूजफुल फॉर प्लांट। इस बैक्टीरिया का काम क्या होता है, ये नाइट्रोजन को इकट्ठा करता है, अवशोषित कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, और फिर प्लांट को हेल्प करता है, प्लांट के लिए यूजफुल बनाता है उसको। दिस हेल्प्स प्लांट ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर। और इसी की वजह से बेटा प्लांट्स को किसी और केमिकल्स की, रसायनों की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अच्छे से अपने आप ही ग्रो करता है। दैट्स वाई फार्मर्स ग्रो लेग्यूम इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। इसीलिए बेटा जो आपके किसान है ना, वो क्या करते हैं, वो फलीदार फसलें उगाते हैं। जैसे कई सारी फसलें उगाएंगे ना, तो उनके साथ साथ रोटेशन में फलीदार फसलों को भी लगाते हैं, ताकि वो क्या करें, वो अच्छे से ग्रो करें, है ना। ये करेगा क्या, दिस नेचुरली इंक्रीजेज द नाइट्रोजन इन सॉइल एंड कीप इट्स हेल्दी फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। इससे क्या होगा, इससे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन अच्छे से ग्रो करेगी, नेचुरली बढ़ती जाएगी, और आपकी जो अगली फसल अगर वहाँ पर कोई उगानी होगी तो उसके लिए भी वो सॉइल क्या होगी बेटा, हेल्दी होगी। तो समझ आया। हम लोगों ने जनरली 3 चीज़ों के बारे में इधर पढ़ा है। एक बार छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ईस्ट के बारे में, जो अल्कोहल पर प्रोड्यूस करता है या अल्कोहल फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा लैक्टोबैसिलस के बारे में, जो आपका लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है। और थर्ड बेटा हम लोगों ने पढ़ा राइजोबियम के बारे में, जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है या नाइट्रोजन फॉर्मेशन का काम करता है। नाइट्रोजन ट्रैप आप बोल सकते हो जनरली, नाइट्रोजन ट्रैपिंग का काम करता है। तो होप सो यहाँ तक सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 2.4.3 अमेजिंग माइक्रो एल्गी टाइनी हेल्पर्स इन वाटर। अब किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, अब हम पढ़ेंगे शैवाल के बारे में, जो आपके पानी में उपस्थित होती है। एल्गी सभी ने देखी होगी। एल्गी क्या होती है बेटा, एल्गी होती है आपकी शैवाल। जनरली अगर आप पानी के आसपास देखते हो ना, तो आपको ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ नज़र आता है, जो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, बहुत ज़्यादा चिकना होता है, ठीक है। तो वो होती है आपकी एल्गी। आइए आगे। Microalgae are microscopic plant-like organisms that live in water, soil, air and even on trees. माइक्रोएल्गी सूक्ष्म शैवाल क्या होती है बेटा, ये भी माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो आपके जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं, पानी, हवा, मिट्टी या फिर कभी कभी कुछ पेड़ों पर भी होते हैं, ठीक है। दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, किसकी मदद से, सूर्य के प्रकाश की मदद से। वाइल डूइंग दिस, ये करते करते दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन सप्लाई। ये करते करते मतलब अपना खाना बनाते बनाते बेटा ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को भी बनाते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो हो जाती है बेटा मोर देन हाफ हो जाती है, यानी इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड सर्व एज द फूड सोर्स फॉर मैनी एक्वेटिक एनिमल्स। ये बहुत भरपूर होते हैं पोषक तत्वों में, और इसी वजह से ये बेटा कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं ना, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, उनको फूड भी प्रोवाइड कराते हैं, उनको लिए एक तरीके से खाने के लिए भी सहायता देते हैं, ठीक है। सम लाइक स्पायरुलिना, क्लोरेला एंड डायटम्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय ह्यूमन एज हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन्स। अब बेटा देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ एक ऐसी है जो ह्यूमन अपनी बॉडी में हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए या दवाइयों के तौर पर कुछ एक एल्गीज का यूज़ करते हैं, जो आपके क्या है बेटा, स्पायरुलिना, क्लोरेला और डायटम्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोएल्गी आल्सो हेल्प इन क्लीनिंग वाटर एंड यूज टू मेक बायोफ्यूल। बेटा ये जो सूक्ष्म शैवाल है ना, ये पानी को साफ रखने में भी मदद करती है और जैव ईंधन बनाने में भी इसका यूज होता है। However, pollution, climate change and habitat destruction are threatening microalgal diversity and abundance. बेटा जो प्रदूषण है ना, जो जलवायु के अंदर परिवर्तन आ रहा है ना, इसकी वजह से जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो पर्यावरण, जो लोग बाग जो पर्यावरण में चीज़ें रहती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन उनको हम लोग खराब कर रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं। इससे भी जो हमारी जो शैवाल है ना, ये क्या हो रही है, ये अबंडेंट हो रही है, ये प्रचुर मात्रा में है, यानी कि इनकी जो विविधता है, इनको थ्रेट है, ठीक है। ये धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं।
It is important to conserve these tiny organisms to protect the environment and maintain oxygen balance on earth. देखो अभी हम लोगों ने देखा, इवन तो ये इतने छोटे हैं कि हम लोग इनको प्रॉपरली देख नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी ये कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, है ना। तो बेटा ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, जो पोल्यूशन हो रहा है, जो हमारी आदतें हैं जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी वजह से ये कुछ एक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है ये बेटा खत्म होती जा रही है या प्रभावित हो रही है। तो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इन टाइनी ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करना, बचाना, ताकि हमारी पृथ्वी पर प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन जो है बेटा वो संतुलित रहे, मेंटेन रहे या बैलेंस रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से आप लोगों की नॉलेज के लिए है, एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने कभी फिर से इसके बारे में सुना या पढ़ा है? क्या है देखते हैं। स्पाइरुलिना, क्या है ये स्पाइरुलिना? एक माइक्रो एल्गा इज कॉल्ड अ सुपर फूड बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट। इसको क्या बोला जाता है बेटा? इसको सुपर फूड बोला जाता है क्योंकि इसके कुछ ऐसे स्वास्थ्य के लिए ये लाभकारक है। स्पाइरुलिना इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। अब देखो क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? विटामिन B12, और ये एक इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, इट इज़ रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन में भरपूर होता है, मोर देन 60% ऑफ इट्स बॉडी वेट एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर। बेटा इसके अंदर इतना अपनी बॉडी से लगभग 60% ज़्यादा इसके अंदर जो है आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, और जो है आपका इसमें कम मात्रा में फैट और शुगर्स होते हैं। तो ऑटोमेटिकली अभी हम लोग पढ़कर आए हैं ना पिछली क्लासेस में कि हमारी बॉडी के लिए विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं, जबकि फैट और शुगर्स हमारे को थोड़ा कम कर देना चाहिए, है ना, जो हमारी बॉडी को थोड़ा सा इफेक्ट करती है। Nowadays फार्मिंग ऑफ स्पाइरुलिना इज बिकम अ फिजिबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। बेटा आज के दौर में जो स्पाइरुलाइना की खेती है ना, वो एक क्या कह सकते हो आप, आजीविका के लिए एक अवसर बनती जा रही है, एक अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है। यू कैन ग्रो इट बाय यूजिंग फॉलोइंग स्टेप, और आप इसको कुछ स्टेप्स के जरिए आसानी से ग्रो कर सकते हो। कैसे ग्रो करेंगे? सेट अ क्लियर ग्लास टैंक इन ब्राइट प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। पहले आप लोगों को क्या लेना है? एक कांच का टैंक ले लेना है, ठीक है, और उसको सनलाइट से दूर रखना है। ठीक है, कवर द टैंक विद अ शेड नेट और कीप द टैंक एट अ प्लेस विद मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन। अब टैंक को कवर कर देना है किसी नेट वगैरह की हेल्प से, और इसको नॉर्मल टेम्परेचर की कंडीशन पे रखना है, जहाँ ना ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होना चाहिए और ना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होना चाहिए। फिल द टैंक विद पोन्ड वाटर, और इस टैंक को आपको तालाब के पानी से भर देना है। एड लिविंग स्पाइरुलिना कलेक्टेड फ्रॉम अ पॉन्ड, तालाब से कुछ आपको क्या करनी है, जो आपको लिविंग स्पाइरुलिना उसको कलेक्ट करना है और उस टैंक के अंदर डाल देना है। स्टिर द ग्रोइंग स्पाइरुलिना ट्वाइस अ वीक, आपको क्या करना है, हफ्ते में 2 बार इसको अच्छे से हिलाना है। ठीक है, टैंक के पानी को। आफ्टर 3 to 6 वीक स्पाइरुलिना में बी हार्वेस्टेड फ्रॉम द टैंक बाय फिल्टरिंग इट थ्रू अ फाइन क्लोथ। 3 से 6 हफ्ते बाद उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी स्पाइरुलिना की, और आप उसको एक पतले कपड़े से, महीन कपड़ा जिसे बोलते हैं ना आप, उसकी मदद से छान कर आप क्या कर सकते हैं बेटा, इसको अलग निकाल सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ माइक्रो एल्गा इज गुड प्रैक्टिस फॉर एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट। बेटा क्या है, ये ज़रूरी है, इसको संरक्षण करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि जो हमारी लाइवलीहुड है ना, इसके विकास के लिए, जो हमारी जीविका है इसके विकास के लिए और इसकी सुरक्षा के लिए ये क्या है, एक गुड प्रैक्टिस है। ठीक है, हमारे फूड को इंश्योर करने के लिए, तो हम लोग इसको कंजर्व कर सकते हैं। तो समझ आया आप लोगों को कि स्पाइरुलिना क्यों जनरली लोग बाग अपनी डाइट में ऐड करते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज रिच इन प्रोटीन एंड अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो आगे बढ़ते हैं। 2.5 वाई सेल कंसिडर टू बी अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वापिस से अब हम लोग इस बात पर आ जाते हैं कि क्यों हम लोगों ने कंसिडर किया था कि जो सेल है, जो कोशिका है, वो हमारी लाइफ की एक सबसे छोटी इकाई है। तो ऐसा क्यों है? The body of all living organisms are made up of tiny building block called cell। बेटा मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारा जो शरीर है वो छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर बना है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम कोशिका बोलते हैं। A single cell contain various components that help organism perform various function। अब ये एक सिंगल सेल के अंदर कई तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। The bodies of all plants and animals are made up of many cells।
तो बॉडी जो है ना प्लांट की और एनिमल की, ये कई तरीके के सेल से मिलकर बनी हुई है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा, इनको बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मैंने आपको बताया भी था, इसको बोलते हैं बहुकोशिकीय। ठीक है, इसके अंदर कई तरीके की कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, तो इसीलिए इसको मल्टी मतलब मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म। In multicellular organisms, cells carry out specialized function individually but also cooperate with each other to increase the chance of survival. बेटा देखो ऐसा होता है ना कि जब कई सारी सेल्स होती है ना, तो अलग अलग कुछ और फंक्शंस करती हैं। देखो जैसे जनरली अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करते हो ना, अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ ना, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ना डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे हैंड्स है ना, ये अलग फंक्शन करते हैं। आइज अलग फंक्शन करती है, नोज अलग फंक्शन करती है। लेकिन अगर मैं आइज और नोज, लिप्स है ना, और चिक्स, इन सबको मिला देती हूँ तो मेरा फेस बनता है ना। जब मैं लेग्स और नीचे वाले हिप्स वगैरह को मिलाती हूँ तो मेरा जो है आपका लोअर बॉडी बनती है। ऐसे शोल्डर्स वगैरह के साथ हमारी अपर बॉडी बनती है। और ये सारे मिलकर आपकी पूरी एक बॉडी, एक इंसान का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसी तरीके से बेटा आपके जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो कई तरीके की सेल्स होती हैं जो अलग अलग स्पेशल फंक्शन करती हैं, लेकिन वो सारी आपस में भी एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। इज इट ओके? Some microorganisms such as bacteria and protozoa are made up of just one cell and these are called unicellular single-celled organisms. और मैंने बताया था कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो एक ही सेल से बनते हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा? ये कहलाते हैं आपके यूनिसेलुलर, और इसे बोला जाता है एक कोशिकीय। ठीक है, दे कैरी आउट ऑल फंक्शंस नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल इन अ सिंगल सेल। अब इनकी एक ही सेल ये सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। मल्टी सेलुलर के अंदर तो अलग अलग सेल्स होती हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन यूनिसेलुलर के अंदर एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। अदर माइक्रोब्स लाइक एल्गी एंड फंगी आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। लेकिन कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी हैं बेटा, जैसे फंगी और एल्गी, जो आपके एक या एक से ज़्यादा सेल से भी बने होते हैं। जैसे कि आपका जो यीस्ट है वो यूनिसेलुलर फंगस है, जबकि मोल्ड जो है वो आपका मल्टी सेलुलर फंगस होता है। Like animal and plant cells, the cell of microorganisms are also surrounded by a cell membrane. बेटा प्लांट और एनिमल सेल्स की तरह जो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल होती है ना, उनके अंदर भी क्या होता है बेटा, आपके उनके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेल्स ऑफ फंजाई एडिशनली हैव अ सेल वॉल। फंगी की जो सेल होती है उसके अंदर क्या होती है बेटा, सेल वॉल होती है, बट दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। लेकिन उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। इसीलिए वो अपना खाना अपने आप नहीं बना सकते हैं, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। कौन? आपका फंगी। बैक्टीरिया डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया की क्या होती है बेटा, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस अच्छे से नहीं क्लैरिफाई आप कर सकते हो, और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अच्छे से आप वेल डिफाइंड नहीं कर सकते हो। इंस्टेड दे हैव अ न्यूक्लियोइड। इसके अलावा उसके पास क्या होते हैं बेटा, न्यूक्लियोइड्स होते हैं। दिस फीचर डिस्टिंग्विशेस दैम फ्रॉम सेल ऑफ यीस्ट, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल। ये फीचर्स अलग करते हैं सब सेल्स को। किस किस की सेल्स को? यीस्ट की, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी। यानी सबकी जो सेल्स है वो एक जैसी नहीं होती हैं। जनरली सबके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो उनको एक दूसरे से अलग बनाती है। We have only looked at a few basic cell structure here. हम लोगों ने सिर्फ कुछ ही सेल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखे हैं। The cell has other components about which you will learn in higher classes. अब आप लोगों को लगेगा कि मैम ये तो अच्छे से समझ नहीं आया, अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया, है ना। तो बेटा आगे अगली क्लासेस में, जैसे 9th क्लास में या 10th क्लास में, आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे कि क्या एक्चुअल में सेल का स्ट्रक्चर है, कौन कौन से कंपोनेंट है, क्या वो कंपोनेंट काम करते हैं। ठीक है, तो फॉर ऑब्जर्विंग सबसेलुलर कंपोनेंट्स वी नीड माइक्रोस्कोप्स विद हाई मैग्निफिकेशन। तो सेल्स के अंदर के कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास हाई मैग्निफिकेशन वाले बेटा माइक्रोस्कोप्स होने चाहिए। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोब्स मैग्नीफाई द सेल अबाउट 1 lakh times where we can see more structures present in a cell. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है बेटा, जो आपकी सेल को 1 लाख गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखाता है, जिससे तुम उसके अंदर प्रेजेंट सारे स्ट्रक्चर्स को आसानी से देख सकते हो। बाय नाउ
You must have understood that all living beings including microorganisms are made up of one or more cell. अभी तक के लिए बस आपको ये समझना है कि हर लिविंग सेल के अंदर, हर लिविंग बींग के अंदर एक या एक से अधिक सेल होती है, ठीक है। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स से बना होता है। देयर सेल्स डिफर इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। और उनकी जो सेल्स होती है बेटा वो अलग अलग आकार की होती है, अलग अलग साइज की होती है और अलग अलग संरचना होती है। प्लांट्स एंड एनिमल सेल हैव ऑल्सो सम डिफरेंसेस। अब ऐसा नहीं है कि प्लांट और एनिमल सेल के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, इनके अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस हेल्प अस लर्न हाउ दीज ऑर्गेनिज्म फंक्शन डिफरेंटली। और ये जो डिफरेंस है ना, यही हम लोगों को समझाएंगे, यही हम लोगों को सिखाएंगे कि कैसे ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के फंक्शन करते हैं। In this chapter we have learned about the beneficial microorganisms. इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा क्या बेटा कि कैसे कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी होते हैं। However, there are some microbes that cause diseases in plants and animals, including humans. हालांकि कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो प्लांट के अंदर या एनिमल्स के अंदर या हमारे अंदर बीमारी भी क्रिएट करते हैं, कॉज करते हैं। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द डिसीजेस कॉज बाय माइक्रोब्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो बेटा अगले चैप्टर में हम लोग ये चीज़ सीखेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे माइक्रोब्स जो है आपका वो डिसीजेस फैलाने में काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ स्नैपशॉट्स देख लेते हैं बेटा आप लोगों के लिए। एक छोटा सा क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म एंड आर नॉट विजिबल टू आवर अनएडेड आइज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या थे आपके? छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म थे जिसको हम लोग बिना अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। सेकेंड, दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरमेंट एंड इवन इन द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये हर तरीके के एनवायरमेंट में रह सकते हैं, है ना, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में भी ये पाए जाते हैं। दे आर ईदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, या तो ये यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो है आपके यूनिसेलुलर थे, फंगी आपका यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकता है, जबकि प्लांट्स और एनिमल आपके बेटा मल्टीसेलुलर होते हैं। सेल जो है उसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है। आगे देखते हैं, द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनी होती बेटा? सेल से। और सेल के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करने में हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं, ए टिपिकल सेल इज बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से बनी होती है आपकी जो सेल है, इसके बाहर क्या होती है? ये सेल मेम्ब्रेन होती है। अंदर क्या होता है बेटा? साइटोप्लाज्म होता है ना, और बीच में होता है आपका न्यूक्लियस। प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया सेल हैव एन एक्स्ट्रा कवरिंग कॉल्ड अ सेल वॉल। अभी आपको बताया था कि जनरली एनिमल सेल के अंदर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, जबकि प्लांट सेल के अंदर बेटा एक और आउटर लेयर होती है जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको आप बोलते हो सेल वॉल। इज इट ओके? एंड बैक्टीरिया लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और बैक्टीरिया के अंदर बेटा आप अच्छे से न्यूक्लियस को डिफाइन नहीं कर सकते हो। अगले पॉइंट पर आते हैं, सेल्स डिफर इन शेप एंड साइज। सेल्स की अलग अलग शेप्स होती हैं, अलग अलग साइज होते हैं और अलग अलग फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने देखे इस चैप्टर में, है ना। वायरसेस के बारे में हमने पढ़ा जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं साइज में, और ये क्या करते हैं? ये अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं बेटा? ये रिप्रोड्यूस करते हैं एक किसी हॉस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। मतलब जनरली किसी के अंदर, ये किसी बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जाकर ये ग्रो करते हैं। तो जिसके अंदर ये एंटर कर रहे हैं बेटा उसको बोला जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसको होस्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल। हमने देखा कि हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज का काम करते हैं जो प्लांट और एनिमल वेस्ट को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेग्यूम्स की, ठीक है, फलीदार पेड़ पौधों की, जैसे कि आपका मटर था, बीन्स थे, दालें थी। ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन को ट्रैप कर देते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। वहीं कहीं हम लोगों ने ईस्ट के बारे में भी पढ़ा था, जो एक तरीके की फंगी है जो ब्रेड्स, केक्स, पेस्ट्री, इडली, डोसा, भटूरा इन सबको बनाने में हेल्पफुल होती है। और एक बैक्टीरिया हमने पढ़ा था बेटा, लैक्टोबैसिलस, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये कर्ड की फॉर्मेशन, जो आप लोग घरों में दही खाते हो ना, या जो फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर जो आपके फूड बनते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपकी जो कर्ड बनाने का काम होता है वो कौन सी बैक्टीरिया की हेल्प से होता है बेटा? लैक्टोबैसिलस। तो होप सो सभी बच्चों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कोई इम्प्रूवमेंट अगर आप लोग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कोई और फर्दर चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करेंगे कमेंट करके। मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।